हर बड़ी साइंटिफिक खोज, हर वो दवाई जो हमारी जान बचाती है, उसके पीछे ना कोई जादू नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी, कदम दर कदम चलने वाली यात्रा होती है। तो आज चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान उन जवाबों तक आखिर पहुंचता कैसे है जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। तो चलिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई नई दवा या कोई नया ट्रीटमेंट मार्केट में आता है, तो हम कैसे मान लें? कैसे भरोसा करें कि वो सच में काम करेगा और सबसे ज़रूरी कि वो सेफ भी होगा? इसका जवाब देखिए किसी की राय या अंदाजे में तो नहीं है। इसका जवाब छिपा है विज्ञान के एक तयशुदा रास्ते में। अच्छा, किसी भी सफर पर निकलने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? एक नक्शा, है ना? बिल्कुल वैसे ही विज्ञान में भी एक नक्शा होता है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। और ये सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो खोज की पूरी योजना है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। तो इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक सवाल पूछने से लेकर उसके नतीजों को पूरी दुनिया को बताने तक हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। और यही वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जो रिसर्च की गाड़ी को पटरी से उतरने ही नहीं देता। लेकिन सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट इतना ज़रूरी है क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, इसके बिना रिसर्च सिर्फ एक अंदाज़ा बनकर रह जाएगी। यही वो चीज़ है जो साइंस को भरोसेमंद बनाती है, यही पक्का करती है कि जो नतीजे आए हैं उन पर यकीन किया जा सके और हाँ, उन्हें दोबारा परखा भी जा सके। तो ठीक है, नक्शा तो बन गया। अब रिसर्चर्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई करना क्या है? क्या सिर्फ दूर से बैठकर देखना है कि क्या हो रहा है, या फिर मैदान में उतरकर खुद कुछ बदल कर देखना है? और यहीं पर हमें विज्ञान के दो मुख्य रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते में रिसर्चर्स एक जासूस की तरह होते हैं। वो सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सुरागों को जोड़ते हैं। और दूसरे रास्ते में वो एक साइंटिस्ट की तरह खुद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि उनके एक्शन से क्या होता है। और जब बात एक्सपेरिमेंट करने की आती है ना, तो एक डिज़ाइन है जो सबसे ऊपर माना जाता है। इसका नाम है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, या शॉर्ट में कहें तो RCT। इसे सबूतों का गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो तरीका है जो ये पक्के तौर पर बता सकता है कि किसी इलाज का असर वाकई हो भी रहा है या नहीं। देखिए, कोई भी नई दवा हम तक पहुंचने से पहले ना कई पड़ावों से गुजरती है। ये एक बहुत ही सधी हुई, बहुत ही केयरफुल प्रोसेस है। हर एक फेज में दवा की सेफ्टी और उसके असर को धीरे धीरे और ज्यादा लोगों पर परखा जाता है, ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी जोखिम न रहे। तो सवाल उठता है कि एक RCT आखिर इतना दमदार होता क्यों है? इसकी ताकत टिकी है 3 मजबूत स्तंभों पर। इसे हम भरोसे का गोल्डन ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इसका पहला स्तंभ है रैंडमाइजेशन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे सिक्का उछालकर ये तय किया जा रहा हो कि किसे नया इलाज मिलेगा और किसे नहीं। इससे होता यह है कि दोनों ग्रुप्स लगभग एक जैसे बन जाते हैं और जो तुलना होती है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होती है। दूसरा स्तंभ है कंट्रोल ग्रुप। ये हमारा बेंचमार्क है, हमारी बेसलाइन। मतलब इसी ग्रुप के नतीजों से तुलना करके हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि जो भी अच्छा असर दिख रहा है वो नए इलाज का ही है, किसी और चीज का नहीं। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प स्तंभ है ब्लाइंडिंग। ये क्या करता है? ये इंसानी सोच, हमारी उम्मीदों, हमारी पूर्वाग्रहों को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देता है। सोचिए, जब मरीजों और यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी नहीं पता होता कि किसे असली दवा मिल रही है और किसे नहीं, तो जो नतीजे आते हैं वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और निष्पक्ष होते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक बेहतरीन डिज़ाइन तो तैयार है, लेकिन कोई भी रिसर्च उन लोगों के बिना तो अधूरा है जो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो अब आता है अगला ज़रूरी कदम, सही लोगों को ढूंढना। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये पक्का करना कि पूरी प्रक्रिया में उनके अधिकारों का पूरा सम्मान हो। ये जो सिद्धांत है ना, ये सबसे ऊपर हैं। इनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। किसी भी इंसानी रिसर्च की नींव लोगों की सुरक्षा और उनके सम्मान पर टिकी होती है। उनकी पूरी जानकारी के साथ सहमति लेना, उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाना और लोगों को निष्पक्ष तरीके से चुनना, ये हर रिसर्च का मूल मंत्र होना ही चाहिए। तो सवाल है, रिसर्च के लिए लोगों को चुना कैसे जाता है? मोटे तौर पर इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि पूरी आबादी में से किसी को भी चुने जाने का बराबर मौका मिले। इससे क्या होता है? जो नतीजे आते हैं वो ज्यादातर लोगों पर लागू होते हैं
और दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा टारगेटेड होता है, जिसमें किसी खास जरूरत या सुविधा के हिसाब से लोगों को चुना जाता है। चलिए, रिसर्च पूरा हो गया और अब हमारे पास क्या है? ढेर सारे आंकड़े, नंबर्स ही नंबर्स। लेकिन इन नंबरों का मतलब क्या है? यहीं से हमारे सफर का अगला और बहुत ही मजेदार हिस्सा शुरू होता है, आंकड़ों के ढेर से ज्ञान निकालने का। और इसमें हमारी मदद करता है बायोस्टैटिस्टिक्स। लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो आंकड़े हैं वो कितने भरोसेमंद हैं। इसे ना एक वजन तौलने वाली मशीन की तरह समझिए। मशीन को वैलिड यानी सटीक होना चाहिए ताकि वो आपका सही वजन बताए, और साथ ही उसे रिलायबल यानी विश्वसनीय भी होना चाहिए ताकि आप जितनी बार भी उस पर खड़े हों वो हर बार वही वजन दिखाए। अक्सर साइंस से जुड़ी खबरों की हेडलाइंस में ये नंबर जरूर दिखता है, पी वैल्यू 0.05 से कम। इसे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने की एक जादुई लाइन की तरह माना जाता है, पर आखिर इसका मतलब है क्या? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पी वैल्यू हमें ये बताता है कि जो नतीजे हमें मिले हैं उनके सिर्फ एक इत्तेफाक या तुक्का होने की कितनी संभावना है। तो अगर पी वैल्यू बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि ये नतीजा तुक्के से आने की संभावना बहुत कम है, यानी जो असर दिख रहा है वो शायद इलाज का असली नतीजा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद रखने की है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब हमेशा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं होता। मतलब कोई चीज़ आंकड़ों में तो महत्वपूर्ण दिख सकती है, पर ज़रूरी नहीं कि असली ज़िंदगी में भी उसका कोई बड़ा फ़ायदा हो। जैसे मान लीजिए कोई दवा ब्लड प्रेशर को बस थोड़ा सा कम करती है, इतना कि आंकड़ों में तो दिख जाए पर मरीज की सेहत पर उसका कोई खास फर्क ना पड़े। और विज्ञान का ये सफ़र ना कभी खत्म नहीं होता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारी समझ बढ़ रही है, वैसे वैसे खोज करने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि रिसर्च पहले से कहीं ज़्यादा तेज़, ज़्यादा कुशल और मरीजों पर फोकस्ड हो रहा है। एआई और मशीन लर्निंग की मदद से ट्रायल के डिज़ाइन बेहतर हो रहे हैं। स्मार्ट वॉच और ऐप्स के जरिए अब घर बैठे ही डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ये सारे नए तरीके हमें मुश्किल सवालों के जवाब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी और सटीकता से दे रहे हैं। तो आखिर में हम इस सोच पर आके रुकते हैं कि विज्ञान में मिला हर एक जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है, और रिसर्च का ये जो पूरा सधा हुआ ढांचा है, ये हमें बस यही भरोसा दिलाता है कि जो ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं वो ठोस है, और यही भरोसा हमें अगली बड़ी खोज की तरफ लगातार आगे बढ़ाता रहता है।